किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 750 के पार होगी कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या। भारत इजराइल ने किए कृषि परियोजना के तीसरे चरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। पशुओं की देसी नस्ल में सुधार की जरूरत। दुनिया के 29 देशों के लोग खाते हैं भारतीय पान। और उत्तर प्रदेश में कछुओं के अंडों का संरक्षण होगा। अब समाचार विस्तार से। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना में कुल 121 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना है, जिन्हें मिलाकर इनकी संख्या 750 से ज़्यादा हो जाएगी। देश के 10 राज्यों के 45 जिलों में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति कृषि मंत्रालय की ओर से प्रदान की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन 60 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जबकि कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन 434 तथा गैर सरकारी संगठन 99 केंद्रों को चलाते हैं। भारत और इजराइल ने अगले 3 वर्षों के लिए कृषि सहयोग परियोजना के तीसरे चरण को लागू करने के लिए एक साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले चरण में वर्ष 2008 से 2010 के दौरान हरियाणा और महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए थे, जबकि दूसरे चरण वर्ष 2012 से 2015 में करीब 22 ऐसे केंद्र विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी केंद्रों में इजराइल के विशेषज्ञ भारतीय अधिकारियों के साथ साथ किसानों को नर्सरी प्रबंधन, संरक्षित खेती, फसल कटाई बाद के प्रबंधन, सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाले पानी का इस्तेमाल इत्यादि जैसे कृषि कार्य व्यवहारों के बारे में प्रशिक्षित करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए पशुओं की देसी नस्ल में सुधार के लिए बड़े कार्यक्रम चलाने का अनुरोध कृषि मंत्री ने किया है। उन्होंने बेंगलुरु के राष्ट्रीय पशु महामारी विज्ञान और रोग सूचना संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि संकर नस्ल के पशुओं की तुलना में देसी पशुओं में कम बीमारी होती है। साहीवाल, गिर, थापरकार, राठी आदि पशुओं की देसी नस्ल में और सुधार की ज़रूरत है। ये नस्लें अधिक गर्मी बर्दाश्त करने में सक्षम हैं। पान सिर्फ भारत में ही नहीं खाया जाता, बल्कि भारतीय पान के कद्रदान दुनिया के 29 देश हैं, जहां इसका निर्यात किया जाता है। जानकारी के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में 88,67,966 किलोग्राम पान का निर्यात किया गया, जिससे देश को 66 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। पान का सबसे ज़्यादा निर्यात बांग्लादेश को 81 लाख किलोग्राम तथा सबसे कम घाना को 3 किलोग्राम किया गया। ब्रिटेन में 93,000 किलोग्राम, कनाडा में 78,000 किलोग्राम तथा स्पेन में 21,000 किलोग्राम पान का निर्यात किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तंजानिया, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और अमेरिका में भी पान का निर्यात हुआ। जर्मनी, फ्रांस तथा हांगकांग ऐसे देश हैं जहां पान निर्यात पहली बार हुआ। बरेली महानगर में रामगंगा नदी में कछुओं की संख्या कम पड़ रही है। इसका मुख्य कारण उनके प्राकृतिक आवास में कमी तथा मानव द्वारा नदी के किनारे खेती और खनन है। इससे उनके अंडे नष्ट हो रहे हैं। जंगली जानवर भी इन अंडों को नष्ट कर देते हैं। यहाँ कछुओं के संरक्षण के लिए उनके अंडों को कृत्रिम गुफाओं में रखकर मानवीय गतिविधियों से बचाया जाएगा। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल मौसम सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। उन अंचलों में जहां पिछले दिनों पर्याप्त वर्षा हुई है, वहां किसान भाई अभी सिंचाई ना करें। वहां 15 से 30 नवंबर के बीच समय से बोए गेहूं में दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद कल्ले निकलते समय करें। 25 दिसंबर तक विलंब से बोए गए गेहूं की पहली सिंचाई 18 से 20 दिन बाद करें। जिन किसान भाइयों ने अभी ड्रॉप ड्रेसिंग नहीं की है, वो पर्याप्त नमी की दशा में नाइट्रोजन की शेष मात्रा की
टॉप ड्रेसिंग करें। गेहूं की बुवाई के 20 से 30 दिन के मध्य पहली सिंचाई के आसपास पौधे में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 16 किलोग्राम यूरिया को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दी है तो यूरिया के स्थान पर 2.5 किलोग्राम बुझे चूने का पानी 10 लीटर पानी में शाम के समय भिगोकर दूसरे दिन पानी निथारकर पानी का प्रयोग करें। गेहूं में जंगली जई आदि सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 75% WP की 33 ग्राम 2.5 यूनिट प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 से 25 दिन बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आर्द्रता अधिक होने के कारण गेरुई तथा पत्ती धब्बा रोग की संभावना है। लक्षण दिखाई देते ही नियंत्रण के लिए थायोफिनेट मिथाइल 70% WP की 700 ग्राम या मैंकोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मटर की फसल पर यूरिया या पोटेशियम सल्फेट 2% के घोल का छिड़काव करें जिससे मटर की फलियों में बढ़ोतरी होती है, साथ ही फसल का पाले से भी बचाव होता है। राई सरसों में अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, सफ़ेद गेरुई एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में अनाजों व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। गेहूं का भाव इलाहाबाद की मंडी में 1590 रुपये, वाराणसी में 1640 रुपये, मुरादाबाद में 1610 रुपये तथा पीलीभीत की मंडी में 1620 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल वाराणसी की मंडी में 1990 रुपये, इलाहाबाद में 2010 रुपये और पीलीभीत की मंडी में 2320 रुपये प्रति क्विंटल बिका। चना वाराणसी की मंडी में 3590 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3665 रुपये, मुरादाबाद में 3380 रुपये तथा पीलीभीत की मंडी में 3305 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मसूर वाराणसी की मंडी में 5345 रुपये प्रति क्विंटल तथा मुरादाबाद की मंडी में 5350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू वाराणसी की मंडी में 680 रुपये प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 585 रुपये और इलाहाबाद में 670 रुपये प्रति क्विंटल बिका। प्याज का भाव वाराणसी की मंडी में 1560 रुपये प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1295 रुपये और इलाहाबाद की मंडी में 1620 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुड़ का भाव वाराणसी की मंडी में 3080 रुपये प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 2400 रुपये तथा इलाहाबाद की मंडी में 2960 रुपये प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव वाराणसी की मंडी में 1010 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 990 रुपये तथा पीलीभीत में 1075 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि काम करो मन से मगर साथ में हो नव ज्ञान, सुख समृद्धि आएगी और बढ़ेगा मान। हम कोई भी काम करें नवीनतम जानकारियों का प्रयोग करते हुए करें, तभी हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। बहनों भाइयों, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान भाई अपने पशुधन को इस मौसम के दुष्प्रभाव से कैसे बचाएं, इसकी जानकारी होना उनको बहुत आवश्यक है।
तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं इस मौसम में होने वाले रोग एवं बचाव, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं भदोही के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी.के. सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में इस मौसम में हमारे पशुओं में किस तरह के रोग हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? जब हमारा वातावरण का टेम्परेचर 4-6 न्यूनतम चला जाता है और पशुओं को ये बहुत ही हानिकारक ये मौसम है, और इस समय सबसे अधिक जो पशुओं को दिक्कत होती है वो परजीवी, जो पेट में कीड़े होने की संभावना होती है, और उससे फिर इनको पैरासिटिक डायरिया, परजीवी के कारण जो है दस्त होना, और इससे इनका बॉडी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, जिससे कि इनको कोल्ड शॉक ज़्यादा लगते हैं, निमोनिया की ज़्यादा बीमारी होती हैं। और इस सीजन में सबसे अधिक एक विषाणु जनित रोग खुरपका, मुँह पका, इसको पशुपालक भाई बहुत अधिक इसे जानकारी रखते हैं। ये बीमारी विषाणु जनित होने की बहुत अधिक संभावना रहती है जी। जो परजीवी से होने वाला रोग जो कोल्ड डायरिया बताया, तो इससे इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? जब ये सर्दी का सीजन शुरू हो तो सभी पशुओं को, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, सबको शुरुआत में ही पेट के कीड़े की दवा अवश्य देना चाहिए। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से उनको दवाएं दें। सभी दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन जो पशु गर्भित हैं उनको कुछ दवाएं जैसे एल्बेंडाजॉल ग्रुप की दवाएं नहीं देनी चाहिए। उनके लिए जो है अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके डॉक्टर की सलाह से बहुत सी दवाएं अब बन गई हैं, जिनको कि पेट में अगर बच्चे हैं तो भी दिए जा सकते हैं। परजीवी होने से हमारे अंदर जो कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन की मात्रा होती है, इनकी बहुत कमी हो जाती है। इससे जो जानवर है उसका टेम्परेचर जो मेंटेन करने की क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसमें जो जानवर का तापमान है वो बहुत नीचे चला जाता है। तो जैसे ही पशु को कोई भी नाक से पानी गिरना, कम खाना, शरीर का ठंडा हो जाना, जानवर को बैठने में दिक्कत होना, खड़े होने में दिक्कत होना, एक बार खड़ी हो गई तो बैठ गई तो खड़े में, हाँ, इन सब में दिक्कत दिखाई दें, तैसे अपने पशु चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। और इन सर्दियों के इस मौसम में पशुपालकों को ये सलाह दी जाती है कि पशुओं को रात में खुला न छोड़ें। खुरपका, मुँह पका से भारतवर्ष की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ऐसी बीमारी है जो पशुओं में मृत्यु तो नहीं करता, लेकिन उनकी जो उत्पादन क्षमता एकदम ख़त्म कर देता है। और उस ब्यात की तो दूध जाती ही है, साथ में आने वाले ब्यात में भी दूध की वो मात्रा नहीं मिल पाती है और उनमें बांझपन भी शुरुआत हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसी पशु को सर्दी लग गई है तो क्या लक्षण हो सकते हैं और हमें तत्काल क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमारे किसी पशु को सर्दी लग गई है तो खाना कम कर देगा, उसका शरीर छूने पे ठंडा लगेगा, नाक से पानी गिरेगा, मुंह से पानी गिरेगा और जानवर को कभी कभी छींक भी आनी शुरू हो जाती है। जी, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? हमें तुरंत उसको अजवाइन सरसों के तेल में गरम करके, बड़े पशु में 1 पाव सरसों का तेल और 50 ग्राम अजवाइन, और उसी तरह छोटे पशुओं में इसकी मात्रा घटा सकते हैं और तुरंत देना चाहिए। अगर इससे और थोड़ा आग वगैरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए, शरीर को कंबल वगैरह या किसी बोरे छाजन से ढक देना चाहिए। अगर फिर भी आराम नहीं होता है तो तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके और उचित उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, मौसम के दुष्प्रभाव को रोकने में
क्या आहार का भी कोई योगदान है? पशुपालकों को हम ये बताना चाहेंगे कि अगर संतुलित आहार रहेगा, संतुलित आहार में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि परजीवी लोड के कारण से ये सारी समस्याएं सर्दी में के मौसम में आती हैं। तो संतुलित आहार में हमारा जो पशु को दिया जाता है सलाह कि आप एक निश्चित मात्रा में अपना आहार बनाएं, उसमें से 30 से 35% आप उसमें दाने वाली आहार को शामिल करें। जी जी। 30 से 35% दलहनी फसलों के जैसे चूनी वगैरह, अरहर की चूनी, और 30 से 35% खली वसा की मात्रा को शामिल करें। और साथ में 30 ग्राम प्रति पशु मिनरल मिक्सचर और 5 ग्राम प्रति पशु विटामिन के मिक्सचर मिला के, और हर 4 महीने पे परजीवी की दवा अगर हम दें तो सिर्फ सर्दी ही नहीं, किसी भी आने वाले मौसम या वेदर चेंज में हमारे पशुपालकों की जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हमारे पशुओं की है वो बहुत ही मजबूत रहेगी, और किसी भी तरीके की बीमारियों से बचाव के लिए उनको हमेशा शरीर तैयार रहेगी और किसी तरह की बीमारी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। ज़्यादातर क्षेत्रों में निचले स्तर के बादल छाए रहे। सुबह के समय कोहरे के साथ ही आसमान पर धुंध छाई रही। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस बीच 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रहीं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। साथ ही सभी अंचलों में 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। आसमान पर निचले स्तर के बादल छाए रहेंगे तथा सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। किसान भाइयों, शीतलहर का प्रकोप अभी और जारी रहने की उम्मीद है। लगातार तापमान में हो रही कमी को देखते हुए किसान भाई फसलों की नियमित देखभाल करते रहें। पाले व कोहरे से बचाने के लिए खेतों के आसपास शाम के समय धुआं करें। जिन किसान भाइयों ने नए बाग लगाए हैं वे नवरोपित पौधों पर पुआल से छाया कर उन्हें पाले से बचाएं। साथ ही उनके तनों के आसपास थालों में नमी बनाए रखें। पशुपालक भाई पशुओं के नवजातों को ठंड से बचाएं। रात के समय उनके नीचे पुआल डालें। 6 महीने तक कृमिनाशक दवा पिलाएं। सुबह शाम पशुओं पर झूल डालें तथा रात के समय पशुशाला में बांधें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।